हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस नंबर 8 के हैंड रिटन नोट्स का फर्स्ट रिवीजन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिनके नाम हम याद रखेंगे, जैसे पहले हैं गोपीनाथ, दूसरे हैं पद्मनाथ नायर, तीसरे हैं रमणकुट्टी नायर, चौथे कुमारन, कालामंडलम केशवन, कविंगल चतुन्नी और कनक रेले मोहिनीअट्टम के भी हैं। ये जो कथकली के कुछ प्रमुख कलाकार हैं वो ये हैं, और कनक रेले भी इसमें हैं जो कि मोहिनीअट्टम के भी हैं और कथकली के भी हैं, कनक रेले। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के युगल कौन कौन से हैं। कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार हैं जिनके युगल जोड़ी हमें याद रखनी है, जिसमें से युगल जोड़ी है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की। ये युगल जोड़ी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं सुनंदा नायर और ओडिसी के हैं पंकज चरण दास। नेक्स्ट है कथकली की प्रमुख भाषा क्या है। तो कथकली की प्रमुख भाषा है मणि प्रॉब्लम। इससे हम ट्रिक से याद रखेंगे कि कथकली यानी कि मनी प्रॉब्लम रहती है कथकली में, तो ऐसे याद हो जाएगा। प्रमुख भाषा क्या है, मणि प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कथकली के गीतों का पाठ, मतलब जो कथकली के गीतों का पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अट्टा कथा। क्या कहा जाता है, अट्टा कथा। नेक्स्ट है पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। जो पद्मश्री वो पद्म भूषण जिनको अवार्ड मिल चुका है वो किस घराने से संबंध है। नाम है उनका किशोरी अमोनकर। तो वो हमारे जयपुर घराना से संबंध रखते हैं, और ये अतरौली का है जयपुर में। और इसके संस्थापक हैं अल्लादिया खान। और इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली है, तो वो ख्याल शैली है। और संगीत है इसका ठुमरी और टप्पा। क्या है, ठुमरी और टप्पा। नेक्स्ट है जयपुर घराने के अन्य प्रमुख नाम, जैसे केसरबाई केरकर, मल्लिकार्जुन मंसूर और अश्विनी देश पांडे। ये भी जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। जैसे जो हमारे वाद्ययंत्र हैं इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे हारमोनियम के हैं अप्पा जलवांकर और आर के बीजापुरे, सुधीर नायक और संतोष गटे। ये हारमोनियम से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है तबला के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे उदय मजूमदार, स्वप्न चौधरी, ये तबला से संबंध रखते हैं। और राजीव तारानाथ ये सरोद से संबंध रखते हैं। और सत्यदेव पवार और बाला भास्कर ये वायलिन से संबंध रखते हैं। और पहली क्लास में ही मैंने जो पहला सेट कराया था उसमें बताया था वायलिन के कुछ और भी है, जैसे के सुब्रमण्यम और भजन सोपोरी। ये मैंने वायलिन से आपको पहली क्लास में अभी 2 नाम याद कराए थे, और आगे की क्लासों में मैंने नाम याद कराए थे, वो भी याद रखने हैं। और इसमें सत्यदेव पवार और बाला भास्कर याद रखने हैं। नेक्स्ट है आदिवासी त्यौहार। त्रिपुरा के आदिवासी त्यौहार कौन कौन से हैं। तो केर, गायरिया और खारजी पूजा, बिजू त्यौहार, अशोकाष्टमी और पीलक त्यौहार। ये त्रिपुरा के आदिवासी त्यौहार हैं। कौन से, ये त्रिपुरा के आदिवासी त्यौहार हैं, इन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट है मणिपुरी योसांग लाई हरो। मणिपुर के जो आदिवासी त्यौहार हैं वो हैं योसांग, लाई हरोबा और लुगनगाई। और झारखंड के रोहिणी और सोहराय। और उड़ीसा के हैं रज पर्व और नुआखाई। नेक्स्ट है जो हमारे 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे हमारे नेशनल गेम्स, उनका आयोजन गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 2023 में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन हमारे जो पीएम होते हैं वो करते हैं। तब अभी हमारे 2023 में पीएम कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। और इसका मोटो क्या था, जो नेशनल गेम्स थे उनका मोटो था गेट सेट गो। और इसका शुभंकर मोगा था। और इसमें जो गेम्स हुए थे इनमें केवल 2 गेम्स नहीं हुए थे। वो कौन कौन से थे, वो थे साइकिलिंग और गोल्फ। इनमें शामिल नहीं थे जो हमारे नेशनल गेम गोवा में हुए थे। और ये जो 2 गेम है साइकिलिंग और गोल्फ, ये न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट है गोवा राष्ट्रीय खेल में स्थान। जो गोवा का यानी कि नेशनल गेम्स में है वो कौन कौन से स्थान आए थे, किन किन राज्यों के। तो जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुए थे हमारे, उनमें पहला स्थान आया था, वो आया था महाराष्ट्र का। किसका आया था, महाराष्ट्र का, जिसने 80 गोल्डों के साथ अपने आप को प्रदर्शित किया था। दूसरा आया था सर्विसेज का 66 गोल्डों के साथ।
अपने आप को प्रदर्शित किया था, और तीसरा स्थान था हरियाणा का, जिसने इसमें 62 गोल्ड जीते थे। नेक्स्ट है, अब बात आती है कि ये जो नेशनल गेम्स हमारे अभी गोवा में कराए गए थे, उनके जो पहले नेशनल गेम्स कब हुए और कहाँ हुए। तो वो पहले गेम्स जो हुए वो 1924 में लाहौर में हुए, और पहले जो आधुनिक गेम्स नेशनल गेम्स पूछे जाएँ तो वो हुए थे 1985 न्यू दिल्ली में। कहाँ हुए थे? 1985 न्यू दिल्ली में। नेशनल गेम पूछे जाएँ तो वो लाहौर 1924, और आधुनिक नेशनल गेम पूछे जाएँ तो 1985 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के ग्रैंड मास्टर, यानी कि ये जो ग्रैंड मास्टर एक लेवल होता है, ये किससे संबंध रखता है? तो ये शतरंज से संबंध, यानी कि शतरंज में एक लेवल होता है। तो हम भारत के पहले गोल्ड मास्टर किसको कहते हैं? तो वो हम कहते हैं विश्वनाथ आनंद को, जो जिनको माइंड मास्टर, इनकी एक बुक है, उसमें इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो विश्वनाथ आनंद कौन है? हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज के खेल से संबंध रखते हैं, और इनकी बुक कौन सी है? वो है माइंड मास्टर। और दूसरे अगर ग्रैंड मास्टर की बात आए तो वो हैं दिशेंतु बरुआ, और तीसरे प्रवीण थिप्से। कौन है? प्रवीण थिप्से। नेक्स्ट है, जो ग्रैंड मास्टर की उपाधि है वो कौन देता है? तो ये जो ग्रैंड मास्टर की शतरंज में उपाधि है, ये फिडे FIDE फिडे द्वारा दी जाती है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में। और इसका हेडक्वार्टर है लूसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अब हम बताएं कि जो इंटरनेशनल चेस डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस हम कब मनाते हैं? शतरंज दिवस। तो वो हम मनाते हैं 20 जुलाई को। कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। ऐसे ही धीरे धीरे हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको भी याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है, कुछ बुक्स हैं जो कुछ प्रमुख लेखकों की है, जैसे मुल्कराज आनंद की कौन कौन सी प्रमुख किताबें हैं? तो मुल्कराज आनंद की कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे सेवन समर्स, कुली, अनटचेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर और द विलेज। ये मुल्कराज आनंद की कुछ प्रमुख बुकें हैं जो आपको याद रखनी है, इनके द्वारा लिखी गई हैं। अरविंद अडेगा की है द वाइट टाइगर, और विक्रम सेठ की है द स्वीटेबल बॉय। द स्वीटेबल बॉय। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर थी, वो थी 1.64%। और अगर बात आती है कि सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है, अगर स्टेट की पूछे तो वो है उत्तर प्रदेश में, और अगर यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की पूछे तो वो है दिल्ली की। और सबसे कम आबादी अगर राज्य की पूछे तो वो है सिक्किम, और सबसे कम आबादी अगर केंद्र शासित प्रदेश की पूछे यानी कि UT की पूछे तो वो है लक्षद्वीप। और उच्चतम विकास दर किस मतलब राज्य की है? तो वो है मेघालय की। कितनी है? 27.9%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बात आती है DPSP, जो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इनमें जो आर्टिकल 38 है वो क्या कहता है? तो वो जो आर्टिकल 38 है वो लोक कल्याण के बारे में बताता है। आर्टिकल 39 यानी कि अनुच्छेद 39 है वो हमारा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं उनके बारे में बताता है। क्या बताता है आर्टिकल 39? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 41, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं इसमें। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? काम का अधिकार के बारे में बताता है। और आर्टिकल 43 जो है वो कर्मचारी निर्वाह मजदूरी के बारे में बताता है। अब इसी में कुछ और आर्टिकल ऐड किए गए, जैसे 43 का क्या कहता है? तो वो कहता है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। जितने भी उद्योग काम प्रबंधन होंगे उसमें जो कामगार यानी कारीगर होंगे उनकी सहभागिता के बारे में बताता है। और 43 का B, जो हमारा आर्टिकल 43 का B है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सहकारी समितियों का समर्थन, सहकारी समितियों का समर्थन। ऐसे ही आर्टिकल 57 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 57 क्या कहता है? वो कहता है, आर्टिकल 57 नहीं है, आर्टिकल 51 है, वो हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताता है। आर्टिकल 44 किसके बारे में? तो वो समान सिविल संहिता के बारे में बताता है, यानी सिविल कोड के बारे में बताता है। और जो UCC यानी कि समान सिविल संहिता थी वो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, ऐसे ही कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 38 हमने अभी लोक कल्याण के बारे में इसको पढ़ ही लिया था। और आर्टिकल 49 बताता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संरक्षण, जो हमारी नेशनल हेरिटेज साइट हैं उनके संरक्षण के बारे में बताता है आर्टिकल 49।
आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका पृथक्करण के बारे में बताता है। 47 कहता है कि मद्य निषेध यानी कि प्रोहिबिटेशन एल्कोहल के बारे में बताता है। आर्टिकल 41 कहता है काम का अधिकार। 39 का डी कहता है कि समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी कि जो लोग समान कार्य कर रहे होंगे तो उन सब में ये नहीं कि कोई किसी को ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए किसी को कम, यानी कि समान कार्य हेतु समान वेतन मिलेगा। ये आर्टिकल 39 के डी में बताया गया है। और अनुच्छेद 45 हमारा कहता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जीरो से मतलब जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो, आर्टिकल 45 कहता है। 39 का ए क्या कहता है, निःशुल्क कानूनी सहायता। और जैसे इसमें ये है कि अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में ये अंतर्गत आता है। आर्टिकल 42 जो है हमारा वो कहता है कि काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें। ऐसे ही आर्टिकल 33 जो होता है वो मनरेगा कार्यक्रम के यानी कि नरेगा कार्यक्रम के बारे में बताता है। अब बात आती है कि जो हमारा नरेगा एक्ट है वो कब आया। नरेगा एक्ट जो है वो हमारा 2005 में आया और ये लागू कब हुआ तो 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है मनरेगा कब से, मतलब मनरेगा एक तो हमारा नरेगा था वो आया था एक्ट 2005 में जो कि लागू 2006 में हुआ 2 फरवरी को। और मनरेगा कब आया तो मनरेगा की बात आती है वो 2 अक्टूबर 2009 को आया। और जो मजदूर होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में कार्य मिलता है इसके तहत। और न्यूनतम मजदूरी अधिकतम, यानी कि इनमें मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 1948 के तहत इन्हें जिसकी मजदूरी में अधिक पैसे मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मजदूरी इसमें कौन देता है तो वो है हमारा राज्य हरियाणा, जो 375 रुपये देता है एक दिन के, यानी कि इसमें लगभग 2 से 3 घंटे का काम करना होता है, जिसके तहत हरियाणा इसमें 2 से 3 घंटे के 375 रुपये देता है, जिसकी सबसे ज़्यादा मजदूरी मानी जाती है मनरेगा में। नेक्स्ट है जो हमारे अगर बात आती है पूछे जाए क्वेश्चन में कि हमारे मठ कितने हैं तो वो मठ हैं 4। और ज्योतिर्लिंग के बारे में पूछा जाए तो वो है 12 और 51 है शक्तिपीठ। कितने शक्तिपीठ, मठ 4, ज्योतिर्लिंग 12 और शक्तिपीठ 51। नेक्स्ट है अब जो 4 मठ हैं वो कौन कौन से हैं तो 4 मठ हैं। एक जोशी मठ बद्रीनाथ में है उत्तराखंड में, और शारदा पीठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ। शारदा पीठ मठ द्वारका गुजरात में है, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है और श्रृंगेरी मठ मैसूर दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट है जो 17 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है आजीवक संप्रदाय जो जिसके मक्खनी गोसाल लेखक है और शून्यवाद नागार्जुन से संबंध रखते हैं। और लिंगायत यानी वीर शैव बसत पशुपति लकुलीश और जैन मत के भाद्रबाहु लेखक हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी थे हमारे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछे जाए तो वो हैं ऋषभनाथ, और 23वें तीर्थंकर पूछे जाए तो वो हैं पार्श्वनाथ। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो हमारे महावीर स्वामी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, महावीर स्वामी कहलाते हैं, जिनका जन्म 540 BC में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 BC में पावापुरी पटना में हुई थी। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जात्रक वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के। और इनकी माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी वंश चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी, चेतक की। जिनकी माता कौन थी, त्रिशला, लिच्छवी वंश यानी चेतक की बहन थी। और जो 5वीं शिक्षा थी वो महावीर स्वामी ने दी थी, किसके बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में। और जो 4 अन्य शिक्षाएँ थी वो किसने दी थी, वो दी थी पार्श्वनाथ ने, जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो उन्होंने 4 शिक्षाएँ, 5वीं शिक्षा तो ब्रह्मचर्य के बारे में महावीर स्वामी ने दी थी, और जो 4 शिक्षाएँ थी पार्श्वनाथ ने दी थी वो कौन कौन सी थी, तो वो थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य यानी कि हमें सत्य बोलना है, अहिंसा मतलब हमें किसी के साथ हिंसा या लड़ाई दंगा नहीं करना है, अस्तेय मतलब यानी झूठ नहीं बोलना है कहीं, और अपरिग्रह का मतलब है कि अपने धन इकट्ठा नहीं करना है। क्या नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। अस्तेय का आप लोग देख लेना, अस्तेय का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें ये अपरिग्रह धन इकट्ठा नहीं करना है।
जो महावीर जैन मतलब हमारे महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी जरम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। और कितनी वर्ष में? यानी कि 42 वर्ष के थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जब घर छोड़ा था अपना, तब इनकी आयु कितनी थी? तो वो थी 29 वर्ष। कितनी थी? नहीं सॉरी, 29 वर्ष तो शायद बुद्ध की थी। इनकी उम्र थी 30 वर्ष जब इन्होंने घर त्यागा था, और इन्हें 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो कैवलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। कैवलिन का अर्थ क्या होता है? मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को, तो वो मतलब किन किन नामों से जाने गए? तो कैवलिन जिन निर्ग्रंथ के नाम से जाने गए। और कैवलिन का अर्थ होता है आत्मा व शरीर के बीच अंतर, और जिनका इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि जिन कहलाए जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। और निर्ग्रंथ सांसारिक बंधन से मुक्त। और पहला उपदेश इन्होंने अपना कहाँ दिया था? वो दिया था राजगृह में। कहाँ दिया था? राजगृह में। और इनको मोक्ष कहाँ मिला था? यानी कि मृत्यु वहाँ हुई थी, वो हुई थी पावापुरी, आजापुर, बिहार में ये एक जगह है अजापुर पावापुरी, जिसे हम पाप रहित नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाप रहित नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यों की पर्वत श्रृंखलाएं। तो मध्य भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं विंध्य श्रृंखलाएं। कौन सी? विंध्य श्रृंखलाएं। ऐसे ही तमिलनाडु में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो तमिलनाडु में नीलगिरी और सेवरोय, राजस्थान में अरावली, झारखंड में राजमहल, महाराष्ट्र में बालघाट और सतमाला, और गुजरात में मांडव, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? बेलाडीला। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो वो है ताप्ती नदी, जिसका उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों में प्रवाह होती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाह होती है। ऐसे ही तापी को हम ताप्ती नदी भी बोलते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे पूर्णा, जैसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, मोना, अरुणावती, आनूर वाधूर और बोरा और मिंदेला। ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। ऐसे ही जो हमारी नदी हैं पूर्णतः पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन जो हमारी विपरीत भाव वाली भारत में जो नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, मुख्यतः ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत भाव में बहने वाली नदियाँ दो हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती भारत में। कहाँ? भारत में नर्मदा और ताप्ती। अब बात आती है कि अरब सागर में मिलन किन किन नदियों का, यानी कि जो अरब सागर में जाके गिरती हैं उन वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो वो हैं सिंधु। कौन सी? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी और माही। और मैंने अभी बताया कि नर्मदा और तापी विपरीत दिशा में बहती हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा भारत है, तो ये रहा हमारा अरब सागर और ये रही बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती भारत में नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है दामोदर नदी, जो कि हुगली की एक सहायक नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ से है, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था। और कलकत्ता बंदरगाह जो है वो दामोदर नदी पर ही स्थित है। कहाँ स्थित है? दामोदर नदी पर। और जो दामोदर नदी है इसे हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ। तो ऐसे ही हमारी एक महानदी है, उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे ओंग जोंग तेल। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भीमा, डान, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियाँ। इसका उद्गम कहाँ से है? जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। उसका प्रवाह क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। अगर बात आती है दूसरी सबसे लंबी नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। और बात आती है कि अगर ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो पहली कौन सी है? तो पहली है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है
कावेरी नदी जिसे पोन्नी भी नदी भी कहते हैं, तमिल में पोन्नी कहते हैं कावेरी नदी को। तो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे अर्कावती, सुवर्णावती, लोकपावनी, अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी इसकी सहायक नदियां हैं। उसका उद्गम है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। इसका क्षेत्र कौन कौन से प्रवाह क्षेत्र हैं इसके? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। और जो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद है 1956 में जिसके तहत एक्ट आया था, वो कौन कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नई नीति, नई आर्थिक नीति इसे हम कहेंगे, गलत हो गया है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति कब आई थी? तो वो आई थी 24 जुलाई 1991 को। कब आई थी? 24 जुलाई 1991। तो 1991 में हमारे जो पीएम थे वो कौन थे? वो थे नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वे थे एस वेंकटरमन। कौन थे? एस वेंकटरमन। नेक्स्ट है जो एलपीजी यानी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यही इसी समय आई थी जिसके इसी के नई आर्थिक नीति के तहत सिर्फ 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करे थे ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो बढ़े। तो वो कौन कौन से 5 उद्योग थे जिसके तहत हमने सिर्फ लाइसेंस जिनके लिए जारी किया था? तो वो था शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, विस्फोटक और खतरनाक रसायन। इनके लिए ही हमने लाइसेंस जारी किए थे। बाकी कोई भी व्यक्ति कोई सा उद्योग खोल सकता है, उसे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एलपीजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मार्क करके रखना है और इसे याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1948 में। जब किसने की थी? तो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट है दूसरी उद्योग नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1956। पहली की 1948, दूसरी की 1956। उस समय कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उद्योग कितने वर्ग में विभाजित किया गया था? 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। तीसरी 1977, चौथी 1980, पाँचवीं 1990 और 6वीं 1991 जो कि हमारी 24 जुलाई को हुई थी 1991 में। जो एलपीजी वाली थी मैंने अभी बताया, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें 5 उद्योगों को लाइसेंस ही दिया गया था, मतलब 5 उद्योगों के तहत ही लाइसेंस जारी किया गया था। तो आपको इसमें पहली याद रखनी है, दूसरी तीसरी याद रखनी है और ये 6वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट है 29 विनियोग उद्योग। तो विनियोग उद्योग कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इसके तहत इसमें जो इन्वेस्ट होता है जो सूक्ष्म लघु उद्योग में, तो वो इन्वेस्ट हम कर सकते हैं 1 करोड़ तक का, और इसमें साल का टर्नओवर कितने का होता है? 5 करोड़ का। और 1 से लेके 5 करोड़ तक लघु उद्योग में आता है इन्वेस्टमेंट, जिसके तहत टर्नओवर 1 साल का होता है 5 से 50 करोड़ का। और मध्यम उद्योग में आता है 5 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 से 250 करोड़ का टर्नओवर 1 साल का। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। किस पे कार्य करता है? तो कॉन्फ़िगरेशन काम करता है वॉशिंग मशीन, मक्खन जैसे मठा फेरते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन और कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जो अंदर से बाहर की ओर बल खींचता है, अंदर से बाहर की ओर बल खींचता है। जैसे हमारी जो जिस प्रिंसिपल पर वॉशिंग मशीन काम करती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस किडनी खराब होने पर जो प्रक्रिया होती है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। बात आती है वर्षा की बूंदें गोल आकार क्यों ले लेती है? जब हम वर्षा होती है हमारी, तब जो बूंदें होती हैं बारिश की ऊपर से गिरती हैं, तो वो गोल आकार क्यों ले लेती हैं? तो वो ले लेती हैं सरफेस टेंशन की वजह से, यानी कि पृष्ठ तनाव जिसे हम कहते हैं, पृष्ठ तनाव की वजह से हमारी जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोल आकार ले लेती हैं। नेक्स्ट है घड़ों में जल ठंडा रहता है किस कारण? कौन सी प्रक्रिया है जिस कारण जो घड़ा होता है हमारा, मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें जल ठंडा रहता है? तो वो एवेपोरेशन की प्रक्रिया है। कौन सी? एवेपोरेशन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपसे पूछेगा। तो
तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना है CaOCl2, जो मैंने आपको कल की क्लास के यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में भी बताया था, कैल्शियम का वो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो इसका नाम क्या होता है CaOCl2 का, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी और Cl2 क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे ही POP जो हमारे घरों में होती है अच्छी अच्छी डिज़ाइन करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। तो इसका रासायनिक नाम याद रखना है। तो Ca फॉर कैल्शियम, SO4 सल्फेट, Ca फॉर कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, और .H2 यानी कि हेमीहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट। Na का मतलब सोडियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट। ऐसे ही बेकिंग सोडा का NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है, जो हम मानव कृत्रिम वर्षा कराते हैं वो किसके द्वारा होती है? वो AGI यानी कि सिल्वर आयोडाइड के द्वारा मानव कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। और फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag फॉर सिल्वर, Br फॉर ब्रोमाइड। अच्छे फ़ोटो लाने के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। ऐसे ही फंगस जो होता है, फंगस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है गंजापन फंगस के कारण होती है। और वायरस एड्स क्या है? एक प्रकार का वायरस है। और प्लेग जो होता है वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा। महाराष्ट्र ने कुछ नई नीति चलाई है, ये हमारे करंट के क्वेश्चन आ गए। तो जिसमें महाराष्ट्र में चलाया गया कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में होने वाला है, महाराष्ट्र के नासिक में। और CM वायुश्री योजना ये भी महाराष्ट्र में ही हुई है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन 2024 में मिला है, ये भी महाराष्ट्र के ही द्वारा दिया जाता है। और नेक्स्ट है और लास्ट है कि 2024 रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो अभी महाराष्ट्र ने जीती है। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, और आगे की नए प्रैक्टिस सेट्स और आगे जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसके लिए जुड़े रहिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।